नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका एडवर्ब का पार्ट 2। आज जो हमारा सेशन है उसमें हम एडवर्ब पार्ट 2 देखने वाले हैं। एडवर्ब का पार्ट 2 आज हमारा रहने वाला है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। कैसे हैं भाई आप सब लोग? ऑल गुड, सब बढ़िया है। करें हम अपना सेशन शुरू। 2 दिन आपकी क्लास ऑफ रही, सैटरडे संडे। उम्मीद है आपने पीछे की सारी चीज़ों को या तो रिवाइज कर लिया होगा या फिर जो आपका बैकलॉग था आपने उसे कवर कर लिया होगा। जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताओ, सब बढ़िया? चलो, हम भी बढ़िया हैं जी। करें अपना सेशन शुरू। हम पढ़ रहे थे इन्वर्जन, अगर आपको याद हो तो हम इन्वर्जन पढ़ रहे थे। इन्वर्जन मतलब दिल में दिल ठोक के बात को कहना। हम किसी बात को बहुत ज्यादा जब एम्फसाइज करके बोलते हैं, एक अलग टोन में बोलते हैं, तब हम इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। नो सूनर इन्वर्जन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नो सूनर का इस्तेमाल। जैसे सेंटेंस देखो, एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, बाकी के आपको करने होंगे। ठीक है, सेंटेंस है नो सूनर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया, इसका मतलब इन्वर्जन लेगा। ठीक है, द बेल मेरी सब्जेक्ट है और रैंक जो है वो V2 है। आपको पता है हार्डली और स्कार्सली का जो कंजंक्शन पेयर है वो व्हेन होता है, नो सूनर देन होता है। आप बोलो सर जी कंजंक्शन पेयर क्या है? ये कंजंक्शन पेयर क्या है? कंजंक्शन पेयर ऐसे, पहले मैं थोड़ा सा आपको कंजंक्शन पेयर के बारे में बता दूं। मैंने आपसे बोला था हार्डली या स्कार्सली, इसके साथ ना दूसरी क्लॉज में हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन आता है और नो सूनर के साथ देन आता है। ठीक है, अब आप बोलो सर जी कंजंक्शन पेयर क्या है, ये मतलब हम समझे नहीं, ये इनके साथ कैसे आता है? मुझे एक बात बताओ, राधा जी का जोड़ा किससे है? राधा के साथ हम क्या बोलते हैं? राधे के साथ हम क्या बोलते हैं? सीता माता जी के साथ क्या बोलते हैं? लैला का जोड़ा किससे है? चोरू का जोड़ा किससे है? बताओ मुझे। आप बोलोगे सर जी जो राधा है हम बोलते हैं राधे श्याम, तो राधे जी का जो जोड़ा है वो श्याम से है। हम बोलते हैं सीताराम, तो सीता माता का जोड़ा राम से है। राधे श्याम सीताराम। हम बोलते हैं लैला का जोड़ा मजनू से है। बोलते हैं लैला का जोड़ा मजनू से है। हम बोलते हैं जोरू का जोड़ा किससे है? आप बोलते हो जोरू का जोड़ा है गुलाम से। क्या आपने सुना है जोरू मजनू लैला गुलाम? क्या जोरू मजनू लैला गुलाम सुना है? नहीं सुना है। तो ये जोड़ा है, पेयर है, राधा जी श्याम जी, सीता जी राम जी। ऐसे ही हार्डली और स्कार्सली का कंजंक्शन पेयर है, इनका जोड़ा वैन है। ऐसे ही नो सूनर का जोड़ा देन से है। इसी प्रकार जैसे राधे जी के साथ श्याम जी चलते हैं, राधा जी श्याम जी, ऐसे ही हार्डली स्कार्सली जी वैन जी, सीता जी राम जी, नो सूनर जी देन जी, इस तरीके से चलते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा ये कंजंक्शन में तो हम पढ़ेंगे ही, मैंने थोड़ा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई ये जोड़े में चलते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन था नहीं, पहला क्वेश्चन हमारा नहीं, पीछे गया वो, ये रहा।
अब जो रैंक है वो V2 है। आपको क्या पता है? आपको पता है कि जो हमारा इन्वर्जन होता है वो कैसे आता है। इन्वर्जन में पहले कोई नेगेटिव वर्ड आएगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर मेन वर्ब आएगी। ऐसा ही होता है या नहीं होता है, आप मुझे इतना बताएंगे। ऐसा ही होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब। अब सेंटेंस में है V2 और मैंने आपको 10 बार बताया है V2 वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो हमारी आती है वो हम डिड का सहारा लेते हैं। डिड का सहारा लेते हैं कि नहीं लेते हैं। इसका मतलब ये सेंटेंस अब मेरा बनेगा, पहले निगेटिव वर्ड नो सूनर, फिर हेल्पिंग वर्ब V2 वाले सेंटेंस में मैं लूंगा डिड हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लगाऊंगा द बेल। और आपको पता है डू डज डिड के बाद हमेशा V1 आती है, तो रिंग का हो जाएगा वो रिंग। हार्डली, स्कार्सली, वैन, नो सूनर के साथ THAN वाला देन द स्टूडेंट्स केम आउट ऑफ द क्लास, आगे सेम है। अब इसका हिंदी मीनिंग क्या है? नो सूनर डिड द बेल रिंग, डिड द बेल रिंग, बिल्कुल जो बेल है वो बजी भी नहीं थी, तो बस बेल बजी भी नहीं थी कि स्टूडेंट क्लास से बाहर आ गए। ये इसका हिंदी मीनिंग है। नीचे वाले को आप मुझे बताओगे। आप बोलोगे जी सेंटेंस नो सूनर से शुरू हुआ है, तो सेंटेंस इन्वर्जन लेगा। इन्वर्जन लेगा मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाऊं? आप बोलो इस सब्जेक्ट के बाद फिनिश्ड V2 आई है और V2 वाले में हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, तो डिड सी, और आपको पता है डू डज डिड के बाद V1 हो जाता है, तो फिनिश आएगा। कुकिंग, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज 1 व्हेन सम गेस्ट अराइव्ड। इसका मतलब आगे वाले सेंटेंस जहां से क्लॉज शुरू हुई है वहां नो सूनर का जो पेयर है वो व्हेन नहीं होता है, वो देन होता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, अंडरस्टूड। अब आगे अंग्रेज बनो, तुम जितना अंग्रेज तुमसे बना जाए बनो। पहले देखो, निगेटिव वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाऊं? V2 वाले सेंटेंस में डिड लगाते हैं, तो मैंने डिड लगा दी। फिर सब्जेक्ट डू डज डिड के बाद V1 आता है, मैंने V1 लगा दिया। उसके बाद आपको पता है नो सूनर के साथ THEN वाला नहीं आता, THAN वाला आता है। ठीक है, कभी भी THEN वाला नहीं आता है। ठीक है, अब यहां पर मैं बोल रहा था अंग्रेज नहीं बनना है, मैं इसलिए बोल रहा था सम के बाद कैसी नाउन आती है। सम के बाद कैसी नाउन आती है? आपको पता है सर जी, सम के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन प्लूरल आती है। सम बॉय होगा, सम बॉयज होगा, बताओ। सम बॉय होगा, सम बॉयज होगा, बताओ मुझे, बॉय या बॉयज? सम के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन प्लूरल आती है। और तुम्हें गेस्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो सम के बाद गेस्ट्स नहीं आएगा, सम गेस्ट हो जाएगा। बताओ, जब सम के बाद बॉयज आता है, काउंटेबल नाउन प्लूरल आती है, तो सम गेस्ट्स नहीं आएगा, सम गेस्ट्स आएगा। चलो, और कुछ क्वेश्चंस हैं? ऐसे ही मेरा सो प्लस कैसा भी एडवर्ब हो, किसी भी प्रकार का एडवर्ब हो सो के बाद, अगर ये स्टार्टिंग में आ गया, ये इन्वर्जन ले ले। और देखो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, सी सब्जेक्ट बिहेव्ड V2
so rudely that everyone got offended, उसने इतना रूडली बिहेव किया कि हर कोई नाराज हो गया। यहाँ एक चीज और लिख लो, यहाँ एक चीज और लिख लो। सो का जो पेयर होता है, सो का जो कंजंक्शन पेयर होता है वो दैट होता है। हार्डली, स्कार्सली, व्हेन, नो सूनर देन, सो दैट, सो दैट। सो का कंजंक्शन पेयर दैट होता है। ठीक है, चलो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सो प्लस एडवर्ब स्टार्टिंग में नहीं आया। ये सेंटेंस में सही लिख रहा हूं इसको। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं, अगर मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया तो रूडली, पहले मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सेंटेंस है बिहेव्ड, V2 वाला। V2 वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब अगर लगाऊंगा तो डिड लगाऊंगा, फिर लगाऊंगा सब्जेक्ट सी। और आपको पता है डू डज डिड के बाद हमेशा V1 आता है, तो यहां पर आएगा बिहेव। दैट आ गया एज इट इज, एवरीवन गॉट ऑफेंडेड, आगे एज इट इज रहने वाला है। तो दोनों का सेम मीनिंग है। ठीक है, दोनों का सेम मीनिंग है, मतलब दोनों ग्रामेटिकली करेक्ट है, मीनिंग इतना अंतर है। वो बोल रहा है उसने इतना गंदा बिहेव किया कि हर कोई नाराज हो गया, हर कोई चिढ़ गया। और इसका मीनिंग है इतना गंदा उसने बिहेव किया, हर कोई नाराज हो, टोन बदल गया है। बात एक ही है, टोन बदल गया है। ठीक है, सो रूडली। अब देखो ये वाला सेंटेंस, अब वो तो मैंने ही सही कर दिया। ठीक है, आपको पता है सो रूडली अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में सो प्लस किसी भी प्रकार का एडवर्ब आ जाएगा, इन्वर्जन लेगा। बिहेव्ड V2 वाला सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब डिड लेगा, फिर सब्जेक्ट डू डज डिड के बाद V1 आता है तो बिहेव हो जाएगा। दैट एवरीवन गॉट ऑफेंडेड आगे ठीक है। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो सेम वही चीज मैंने आगे बताई है। अगर सो वेल, सो प्लस एडवर्ब स्टार्टिंग में आ गया तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, मतलब इनवर्जन। या तो कोई नेगेटिव वर्ड आए या सो प्लस एडवर्ब आए, तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। या फिर ये बाद में आए तो फिर कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो यहां हमने इन्वर्जन को देखा। अब कुछ टेस्ट योर सेल्फ देख लेते हैं हम। अब आप क्वेश्चन को करेंगे। हार्डली आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस व्हेन आई सा सम पुलिसमैन कमिंग टुवर्ड माई हाउस। हार्डली हैड आई एंटर्ड द एयरपोर्ट देन आई मेट माई कजिन राहुल। दो क्वेश्चन आपके सामने हैं और आप इन्हें सही करेंगे। ओके, ठीक है, चलो मैं समझाता हूँ। आपको पता है हार्डली अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया तो इन्वर्जन लेगा। पहले यहां मुझे चाहिए हेल्पिंग वर्ब। अब यह तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगी या नहीं होगी, नहीं होगी तो मैं उसी के अकॉर्डिंग लगा दूंगा। आपको पता है सेंटेंस में स्टेप्ड जो है वो V2 है, और V2 वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, तो मैं यहां लगाऊंगा डिड। हार्डली डिड आई, और डू डज डिड के बाद V1 आता है तो यहां स्टेप रह जाएगा। आउट ऑफ माई हाउस, हार्डली स्कार्सली का कंजंक्शन पेयर वहन होता है, बिल्कुल ठीक है। नीचे वाले सेंटेंस में हार्डली स्टार्टिंग में आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट आया, हैज हैव हैड के बाद V3 आता है, द एयरपोर्ट। हार्डली स्कार्सली का कंजंक्शन पेयर देन नहीं होता है मेरे भाई, व्हेन होता है। तो एग्जामिनर या तो हार्डली का कंजंक्शन पेयर गलत लगा के देगा या इन्वर्जन का इस्तेमाल गलत करके देगा, दोनों में से एक काम करेगा एग्जामिनर। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देख लीजिए। नो सूनर ही रिटर्न होम देन हिज मदर फेल्ट हैप्पी। भाई जैसे ही वो घर लौटा भी नहीं था कि उसकी मम्मी खुश हो गई। तुम सबकी मम्मी खुश हो जाती है।
इस दुनिया में अगर कोई सेल्फलेस प्यार कर सकता है आपसे तो पहले नंबर पर मम्मी है ना, पहले नंबर पर माँ है। तो गाना आपने सुना होगा, बिल्कुल सच बयां करता है वो, है ना कि बाकी सारे पूछे किन्ने डॉलर कमा दे, कल्ली माँ पूछ दी रोटी खाते आके, नहीं कल्ली माँ पूछ दी, है ना। सिर्फ मम्मी पूछती है खाना खाया नहीं खाया, बाकी सब पूछते हैं कितना कमाया, कैसा कमाया। और ये मैं अपने ऊपर भी ये बात बोल के चल रहा हूँ कि सारे रिलेटिव्स घर में सब ये देखते हैं कितना कमा रहा है, कैसे ज्यादा कमाए। मम्मी पूछती है टाइम से खाया, टाइम से सोए, हेल्थ ठीक है या नहीं है। चलो, आपने बोला अगर नो सूनर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो इन्वर्जन लेता है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, फिर डू डज डिड के बाद वी वन आती है, रिटर्न हो जाएगा होम, हार्डली स्कार्सली व्हेन। नो सूनर का जो कंजंक्शन पेयर होता है वो टी एच ए एन होता है, टी एच ई एन नहीं होता है। दूसरा सेंटेंस फिर उसी प्रकार से नो सूनर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया, अपीयर्ड वी टू वाला सेंटेंस है, वी टू वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं, एडवर्टीजमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा, क्योंकि डू डज डिड के बाद वी वन आती है। इन द न्यूज़पेपर, हार्डली स्कार्सली व्हेन, नो सूनर का कंजंक्शन पेयर टी एच ए एन। अब देखो मैं क्यों लेके आ रहा हूँ टी एच ए एन। जब मेरा पहला एग्जाम था लाइफ का, कंपटीशन का, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आया था और वहाँ टी एच ई एन दे रखा था, और मैंने वो क्वेश्चन कम से कम मैंने 10 बार पढ़ा होगा। 10 बार मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब है, स्टार्टिंग में आया, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वी वन है, सारी चीजें मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा गलती कहाँ है। और मैं उस सेंटेंस को नो एरर करके आ गया था। जैसे ही मैं क्लास से बाहर आया और जैसे ही मैंने पेपर दे के बाहर देखा, और जैसे ही एकदम से मेरा ध्यान गया टी एच ई एन, उस दिन मैंने कसम खाई थी कि अगर मैं जिंदा रहा तो ये चीज मैं अपने पोते नहीं पड़पोतों को भी बता के जाऊंगा कि नो सुनर के साथ टी एच ए एन लगाना, टी एच ई एन मत लगाना। इसलिए मैं इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ये हमारे ना आंखों के सामने धूल झोंकने वाली गलती होती है कि टी एच ई एन लिख के दे देगा एग्जाम में। ठीक है। नो सूनर डिड आई रीच रेलवे स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्चर्ड, ये बिल्कुल ठीक है। कैसे, नो सूनर स्टार्टिंग में आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, फिर सब्जेक्ट आया, डू डज डिड के बाद वी वन आई, दिल्ली रेलवे स्टेशन। इसका मीनिंग है नो सूनर डिड आई रीच दिल्ली रेलवे स्टेशन, कि भाई मैं मुश्किल से दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा ही था, मैं पहुंचा भी नहीं था। देन बिल्कुल ठीक है, द ट्रेन डिपार्चर्ड मतलब ट्रेन निकल गई थी। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। ओके। अब मैं आपको एक दूसरा रूल पढ़ाना चाहता हूँ। दूसरा रूल कहाँ है वो रूल, थोड़ा सा, हाँ, ये इन्वर्जन से ही रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है कि ये मेरे देखो इसमें वो सारे, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी निगेटिव वाले एडवर्ब भी उसमें आ जाते हैं। अब इसमें जो जो निगेटिव है, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर, और ये वाले जो हैं ये तो इन्वर्जन लेते हैं। ये निगेटिव एडवर्ब है, ये इसलिए इन्वर्जन लेते हैं। ये सर्टेनली, ओकेशनली, फ्रिक्वेंटली, जर्नली, ऑफन, ये ऑलवेज इसमें लिख लो एक, है ना, ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब निगेटिव वाले ध्यान रखना, सिर्फ निगेटिव वाले इन्वर्जन लेते हैं, ये बाकी के इन्वर्जन नहीं लेते हैं। ठीक है, मैं बार बार वहां तुमसे बोल रहा था निगेटिव एडवर्ब, जो निगेटिव वर्ड है वो लेते हैं इन्वर्जन। लेकिन वहां भी मैंने आपको एक बात बताई थी, या तो ये इन्वर्जन लेंगे तब जब ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे, और सेंटेंस के ये मिडिल में आएंगे तो इन्वर्जन नहीं लेंगे। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की खासियत होती है कि ये मेन वर्ब से पहले आता है। ठीक है, ये रूल शायद मैंने करा दिया है आपको, जो मुझे याद आ रहा है।
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जितने भी हैं या तो निगेटिव वाले तो आ गए स्टार्टिंग में तो इन्वर्जन लेंगे, वरना बीच में आ जाएंगे मेन वर्ब से पहले। सी गोज टू स्कूल हार्डली नहीं होगा, सही आंसर होगा सी। जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले हार्डली, गोज टू स्कूल, ये ठीक है, ये वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो हार्डली या तो आएगा, हार्डली एक निगेटिव वर्ड है, ठीक है, निगेटिव वर्ड है। अगर स्टार्टिंग में आया तो इन्वर्जन लेगा, वरना मेन वर्ब से पहले आए। बात ये याद रखो, स्टार्टिंग में आएगा तो इन्वर्जन लेगा, वरना मेन वर्ब से पहले आएगा निगेटिव वाले, और ये वाले सारे आते ही मेन वर्ब से पहले हैं, ठीक है। सी हैज सेल्डम ड्रंक वाइन, बिल्कुल ठीक है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब है, और सेल्डम ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक V3 है, वाइन बिल्कुल ठीक है। अब सेल्डम जो है क्या है, निगेटिव एडवर्ब है। स्कूल कॉलेज एक ही बात है, कॉलेज कर लो उसे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। यहां मतलब वो तो समझ ही जाओगे यार, फीलिंग तो समझ जाओगे तुम इतनी मेरी। अब इस सेंटेंस को देखो मैं इन्वर्जन में भी बना सकता हूं, याद रखना ये बिल्कुल ठीक है ऐसे। इसका मीनिंग है ही हैज सेल्डम ड्रंक वाइन, उसने शायद ही शराब पी हो, शायद ही शराब पी हो। इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि सेल्डम एक निगेटिव एडवर्ब है, तो ये स्टार्टिंग में भी आ सकता है। सेल्डम हैज सी ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक वाइन, ये भी ठीक है। इसका मीनिंग, अर्थ बदल गया, टोन बदल गया। ऊपर वाला बोल रहा है सी है सेल्डम ड्रंक वाइन, शायद उसने कभी दारू पी हो, और नीचे वाला बोला शायद ही कभी उसने दारू पी हो। ऊपर वाला बोला उसने शायद ही कभी दारू पी हो, और नीचे वाला शायद ही कभी दारू पी हो। नीचे वाले ने चीज को एम्फेसाइज कर दिया, टोन बदल गया, टोन बदल गया, ठीक है। इस वाले सेंटेंस को आप इन्वर्जन में बना सकते हो, कैसे? हार्डली को पहले ले जाओ। अब चाहिए आपको हेल्पिंग वर्ब। गोज वाला जो वर्ब होता है इसमें आप डू डज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हो। सी है तो आप डज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करोगे, डज सी, और डू डज डिड के बाद V1 आती है तो गो टू कॉलेज आएगा, ये भी ठीक है। अब मेरी बात, मैं आपको अब कम से कम छठी बार ये बात बता रहा हूँ, ये मेरे निगेटिव एडवर्ब है। अगर ये आएंगे सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो ये लेंगे इन्वर्जन, अगर ये आएंगे सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो ये लेंगे इन्वर्जन, ठीक है। अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आते हैं तो फिर ये आएंगे मेन वर्ब से पहले, फिर ये आएंगे मेन वर्ब से पहले, ठीक है। ये तो नेगेटिव एडवर्ब की बात होगी, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये सारे बचे हुए जो हैं ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं, ठीक है। बात समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? जैसे सेंटेंस है आई लाई सेल्डम टू माई पेरेंट्स, तो आप बोलोगे सर जी आई सब्जेक्ट लाई V1 है, और सेल्डम जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मेन वर्ब से पहले आती है, तो सेंटेंस बनेगा आई सेल्डम लाई, क्योंकि मेन वर्ब से पहले आएगा, पहले सेल्डम आएगा फिर लाई आएगा। सेंटेंस टू माई पेरेंट्स, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है मैं कभी ही अपने पेरेंट्स, शायद ही कभी अपने पेरेंट्स से झूठ बोलता हूं। अगर मुझे इसको इन्वर्जन में बनाना है तो मैं सेल्डम को पहले लगा दूंगा, सेल्डम फिर हेल्पिंग वर्ब, लाई V1 वाला है तो डू आई लाई टू माई पेरेंट्स, ये भी ठीक है। दोनों के टोन में अंतर है। ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब है मैं कभी शायद कभी अपने पेरेंट्स से झूठ बोलता हूँ, मैं शायद कभी अपने पेरेंट्स से झूठ बोलता हूँ, और नीचे वाला बोलता है यार शायद कभी मैंने अपने पेरेंट्स से झूठ बोलता हूँ।
नीचे वाला इतनी सी बात है कि बस चीजों को एम्फेसाइज कर देता है। ठीक है, याद रखना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या तो आएंगे मेन वर्ब से पहले, और उनमें से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में से जो निगेटिव वाले हैं वो स्टार्टिंग में आएंगे तो वो इन्वर्जन लेंगे। इतना सा अर्थ है। ठीक है, बुक में सब है, बुक मैंने लिखी है, अपने हाथों से लिखी है। मैंने ऐसा नहीं है कि बोल दिया है कि भाई बुक बना दो, ये रूल मुझे चाहिए। खुद अपनी आंखें फोड़ फोड़ के 4-3 महीने में बुक मैंने तैयार करी है। एक एक रूल है बुक में ये। ठीक है, आप बोलोगे माई मदर बीट में रेयरली, रेयरली एक निगेटिव एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का निगेटिव वाला है। आप बोलोगे जी ये जो आएगा ना ये मेन वर्ब से पहले आएगा कि माई मदर रेयरली बीट्स मी। अब निगेटिव वाला है तो ये इन्वर्जन भी ले सकता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब वाला केस ले सकता है। अब आई विल मिस हर सर्टेनली, मैं पक्का उसे मिस करूंगा। अब जो सर्टेनली है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तो है लेकिन निगेटिव नहीं है, निगेटिव नहीं है, तो ये इन्वर्जन नहीं ले सकता। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी निगेटिव है, इन्वर्जन भी ले सकता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी निगेटिव है, नॉर्मल भी आ सकता है, इन्वर्जन भी ले सकता है। ये निगेटिव नहीं है, ये इन्वर्जन नहीं ले सकता है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, आप बोलोगे ये सिर्फ मेन वर्ब से पहले आएगा, ये बनेगा आई विल सर्टेनली मिस हर। मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले आएगा। एडवर्ब फिर से बता रहा हूं, 7वीं बार बता रहा हूं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले आते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में जो निगेटिव वाले हैं वो इन्वर्जन में आ सकते हैं। ठीक है, अब बताओ, मैंने इतनी सिंपल आपको बात बताई, अगर आपको अब भी कंफ्यूज होना है तो हो लो मेरे भाई। मैंने आपको बोला ये मेरे सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आएंगे, मेन वर्ब से पहले। इनमें जो निगेटिव एडवर्ब हैं वो इन्वर्जन में आ सकते हैं, ये वाले इन्वर्जन में आ सकते हैं, आ सकते हैं, मैंने नहीं बोला इन्वर्जन में ही आएंगे। ये स्टार्टिंग में आएंगे तो इन्वर्जन लेंगे, नहीं तो ये सारे के सारे मेन वर्ब से पहले आएंगे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब एक्शन कितनी बार हुआ, हार्डली, मुश्किल से कभी कभार हुआ, इसका रेयरली कभी कभार होता है, फ्रिक्वेंटली अक्सर होता है, ओकेशनली बार बार ऐसा होता है, जनरली सामान्यतः ऐसा होता है, ऑफन अक्सर ऐसा हो रहा है, ऑलवेज सदैव ही ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलो, उम्मीद है अब आप जो है समझ चुके होंगे। अब इसी से रिलेटेड एक और रूल है हमारा, डबल निगेटिव, जिसे हम बोलते हैं जी पापा जी। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल, नेहा चहल गुड़िया है ना बुक में, देखो उसको मिल गए डबल। अब देखो ये डबल निगेटिव से मेरा मतलब है, अगर किसी सेंटेंस की एक क्लॉज में एक ऐसा वर्ड आ गया हो जो निगेटिव है, अब वो वर्ड वर्ब हो सकता है, वो वर्ड एडवर्ब हो सकता है, वो वर्ड कुछ भी हो सकता है। अगर एक आ गया, डिनाई वर्ब है, रिफ्यूज वर्ब है, फॉरबिड वर्ब है, प्रिवेंट वर्ब है, हार्डली एडवर्ब है, रेयरली एडवर्ब है, स्कार्सली एडवर्ब है, सेल्डम एडवर्ब है, अनटिल आपका कंजंक्शन है, अनलेस कंजंक्शन है। मैंने बोला है निगेटिव वर्ड, चाहे वो एडवर्ब हो, चाहे कंजंक्शन हो, चाहे वर्ब हो, अगर ये किसी सेंटेंस में आ गए तो जिस क्लॉज में ये आए हैं उस क्लॉज में कोई दूसरा निगेटिव वर्ड नहीं आएगा। इनके बाद नॉट या नेवर नहीं आता है, क्योंकि जी पापा जी वाला केस हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर जी इनका मीनिंग क्या है, इनका मीनिंग है डिनाई मना करना, रिफ्यूज अस्वीकार करना। डिनाई का मतलब मना करना। आप बोलो सर मेरे से सर मूवी देखने चले, मैं डिनाई कर दूंगा नहीं। ठीक है, रिफ्यूज होता है किसी चीज को एक्सेप्ट करने से मना करना।
आप कल को बाहर से मिठाई लेके आओ, सर मिठाई खाओ, मैं मना कर दूंगा, रिफ्यूज, एक्सेप्ट करने से मना करना। और डिनाई का मतलब होता है कोई आपको बोले कि तुमने ऐसा किया, डिनाई मतलब मैं मना कर रहा हूं, मैंने ऐसा नहीं किया है। किसी को नकारात्मक बताना, किसी को गलत बताने को डिनाई बोलते हैं। ठीक है। फॉरबिड मना करना है, प्रिवेंट रोकना है, हार्डली, रेयरली, ये सब मैंने आपको बता ही दिए हैं। स्कार्सली शायद ही, सेल्डम, अनटिल और अनलेस। अनटिल का मतलब है जब तक नहीं, जब तक नहीं। और अनलेस का मतलब है यदि नहीं। ठीक है, यदि नहीं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। मोहन डिनाइड दैट ही हैड नॉट स्लेप्ट हर। मोहन ने मना कर दिया है कि उसने चाटा नहीं मारा है। अब थोड़ा सा पॉज लो, अब सोचो, सोचो, थोड़ा सा पॉज लेके सोचो। मान के चलो ये वो है, कौन है? वो है। मैंने इन्हें चाटा नहीं मारा, मैंने दूर से हाथ निकाला, देखो ये है चाटा, देखना समझना, चाटा लगा है नहीं लगा। ये चाटा लगा है और ये चाटा नहीं लगा है। अब तुम देख रहे हो मेरे सामने चाटा नहीं लगा है, अब ये रोने लगे मम्मी, और जाके मुझे इसने चाटा मारा। अब मैं मना कर रहा हूँ, मैं मना कर रहा हूँ, भाई मैंने चाटा नहीं मारा है ना, मैं मना कर रहा हूँ। तो डिनाई का मतलब है उसने मना कर दिया, उसने चाटा मारा है, इस बात से मना किया है। अब देखो, ही मोहन डिनाइड, मोहन ने मना कर दिया है कि उसने चाटा नहीं मारा है या मारा है। आप थोड़ा सोचो। अब आप मम्मी बोले भाई जो है घर में, मान के चलो घर में बुना है दूध, ठीक है। जब हमारे घर में दूध बुनता था तो उसे संदूक में रखा जाता था। हम 5 भाई बहन, वो ऐसे नई साल पे गाजर का हलवा बनता था तो 2 दिन पहले से दूध भुनने लग जाता था। और फिर वो दूध जो मावा होता है, खोबा जिसे बोलते हैं, वो गाजर का हलवा बनेगा नई साल वाले दिन, उससे पहले ही मम्मी दूध, जितना दूध भून रही है आधा आधा हम चोरी छुपे खाते रहते थे मावे को। मम्मी उसे संदूक में रखती थी। हमारी संदूक में एक तरफ का जो वो होता है ना, जो कुंदा सा जो होता है, वो खराब हो रखा था। तो हम क्या करते थे, मेरा हाथ पतले थे, एक तरफ से संदूक उठाई ऐसे, दूसरी तरफ ताला लगा हुआ है, संदूक में तो हमारा मावा रखा जाता था, सोचो। और ऐसे दूसरी तरफ से हाथ उठा के और निकाल के खा लिया। अब उसमें निशान पड़ गए। इन्वेस्टिगेशन चलती थी सीआईडी वाली। शाम को मम्मी आई खेत वेत से, तो फिर देखा, मम्मी एकदम से आग बबूला, किसने खाया ये, मैं बता दूंगी तुम्हें ये वो। तो जब मेरे से पूछा तुमने खाया, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं मना कर दूंगा मैंने खाया है भाई। भाई अब मैंने मना कर दिया कि भाई मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया। अब ये बात जो है, आप इमेजिन करो, ये बात फिर चलो मेरी बड़ी सिस्टर ने मेरे से पूछा, बक्सा जो होता है लोहे वाला बक्सा, बड़ी सिस्टर ने मेरे से पूछा विपिन तूने खाया है? तो मैंने मना कर दिया, अब मैं मौके पे नहीं हूँ। अब मम्मी पूछ रही है भाई ये किसने खाया है? तो दीदी बोले कि विपिन तो मना कर रहा है कि उसने खाया है, यही तो बोलेंगे ना, कि वो तो मना कर रहा है कि उसने खाया है, या मना कर रहा है नहीं खाया है। या तो बोलो विपिन बोल रहा है उसने नहीं खाया है, या बोलो मना कर रहा है कि खाया है ना। मना कर रहा है नहीं खाया है, दोनों वर्ड नहीं चलेंगे ऐसे। ठीक है। तो फिर क्या होता था, फिर उस कटोरे में ना सबके हाथ ऐसे निशान में डलवाए जाते थे, सीआईडी इन्वेस्टिगेशन, कि हाथ डाल के दिखाओ, जिसका हाथ सही फिट हुआ, जिसका हाथ सही फिट हुआ। तो एक बार हमारी चोरी ऐसे पकड़ी गई, तो बाद में फिर मैं ना हाथ ऐसे ऐसे बड़ी, थोड़े से उंगलियां बड़ी बड़ी कर देता था, जो पकड़ी ना जाए चोरी। अब बात समझो, ही डिनाइड, उसने मना कर दिया है कि ही हैड स्लैप्ड हर, उसने नहीं मारा है। उसने मना कर दिया कि उसने मारा है, नॉट नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा। माई मदर फॉरबेड मी, मेरी मम्मी ने मुझे टोका है, मना किया है, नॉट टू ड्राइव ऑन हाईवे, कि हाईवे पे गाड़ी नहीं चलानी है। माई मदर फॉरबेड मी, नॉट नहीं आएगा, फॉरबेड टू ड्राइव, मम्मी ने मना किया है हाईवे पे गाड़ी नहीं चलाने को या चलाने को। मैं आपसे पूछता हूं, मम्मी ने हाईवे पे गाड़ी नहीं चलाने को मना किया है या चलाने को मना किया है?
आप मुझे बताओ क्या होगा? मम्मी ने हाईवे पे गाड़ी चलाने को मना किया है, ठीक है, तो ये अपने साथ नॉट नहीं लेंगे। आई फॉरबैड हिम, मैंने उससे मना कर दिया है बारिश में बाहर नहीं जाने को। इतना देख लो, आप बोलोगे जी फॉरवर्ड अपने साथ सेंटेंस में नॉट नहीं लेगा। सिक्योरिटी प्रोहिबिटेड अस, सिक्योरिटी ने हमें रोका, एंटर नहीं करने से रोका, एंटर करने से रोका। जो सिक्योरिटी थी उसने प्रोहिबिटेड निषेध किया, अस हमें, फ्रॉम नहीं एंटर करने से निषेध किया, एंटर करने से निषेध किया। ठीक है, आप बोलोगे जी प्रोहिबिटेड के साथ नॉट नहीं आएगा। ये जी पापा जी वाला केस है, ऑलरेडी निगेटिव है, ठीक है, ऑलरेडी निगेटिव है। अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे। आपको लग रहा है ठीक है, यदि नहीं, यदि नहीं तुम मेहनत नहीं करोगे, देखो, यदि नहीं तुम मेहनत नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे। तो अनलेस अंटिल के साथ मेरे भाई नॉट नहीं आता है, और यहाँ डू भी नहीं आएगा कि नॉट के साथ ही डू आया है, ये आप टेंस में पढ़ोगे। एडवर्ब के बाद हम टेंस ही पढ़ेंगे, परसों से हमारा टेंस शुरू हो जाएगा। अब यहाँ जो आपको ये डाउट रह रहा है कि भाई आपने नॉट के साथ डू भी क्यों काटा, ये आप टेंस में समझ जाओगे। ही डिनाइड दैट ही हैड नॉट स्लेप्ट, ये तो मैंने करा दिया पहले। वी हर प्रोहिबिटेड फ्रॉम नॉट यूजिंग, नहीं फ्रॉम यूजिंग, प्रोहिबिटेड के साथ नॉट नहीं आता है। हमें रोका गया था फोन को एग्जामिनेशन हॉल के अंदर यूज करने से, ठीक है। अगला है माई फादर फॉरबेड मी टू ड्रिंक अगेन, क्या सेंटेंस सही है? मेरे पापा ने मुझे मना किया है फिर से दारू पीने को। फिर से ड्रिंक अगेन, फिर से ड्रिंक करने को मना किया है, फिर से ड्रिंक नहीं करने को मना किया है। आप बोलो माई बोला मुझे चाहिए नाउन, फादर नाउन है, फॉरबिड फॉरबेड V2 है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आया है, टू के बाद V1 आया है, अगेन एडवर्ब है। और आप बोलोगे सर जी फॉरबेड अपने आप में नॉट छुपा हुआ है, सेंटेंस में नॉट भी नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल चलो, अब ऐसे ही होता है मेरे भाई लेस्ट शुड। लेस्ट शुड का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट शुड का मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि। अब ऐसा ना हो, ऐसा न हो, इसमें नोट छिपा हुआ है ना, छिपा हुआ है ना नोट? आप बोलोगे बिल्कुल छिपा हुआ है। तो लेस्ट शुड के साथ कभी भी नॉट नहीं आता है। लेस्ट के साथ या तो शुड आता है या फिर सीधा V1 आता है। अब मुझे बताओ राधा जी के साथ जोड़ा किसका है? श्याम का। सीता के साथ जोड़ा राम का। लैला के साथ मजनू का जोड़ा है, और जोरू के साथ गुलाम का। तो लेस्ट के साथ जो जोड़ा होता है वो शुड का होता है, या तो शुड या फिर डायरेक्ट V1, ये होते हैं। लेस्ट के साथ वुड नहीं आ सकता, लेस्ट के साथ विल नहीं आ सकता, लेस्ट के साथ शैल नहीं आ सकता, लेस्ट के साथ कैन नहीं आ सकता, लेस्ट के साथ डज नहीं, कुछ और आ ही नहीं सकता। लेस्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ शुड आता है, ठीक है, या फिर V1 आता है। इसका मीनिंग है कहीं ऐसा ना हो कि, पहले मैं कोशिश किया करता था कि मैं ट्रांसलेट करूं चीजों को। तो एक गाना है आपको याद हो, प्यार ना हो जाए कहीं प्यार ना हो जाए, है ना? मैं उस गाने को ट्रांसलेट नहीं कर पाता था। बिल्कुल लगा सकते हैं फॉरवर्ड के साथ अगेन, ठीक है, बिल्कुल लगा सकते हैं, रिपीट के साथ अगेन नहीं लगा। तो मैं इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाता था। तो लेस्ट शुड से रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी अपनी लाइफ स्टोरी बताता हूँ।
ग्रेजुएशन का दौर था, हम ग्रेजुएशन कर रहे थे सरकारी मतलब ऐसे ही कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे थे, ऐसा कुछ चक्कर था नहीं, हम कॉलेज वॉलेज जाते नहीं थे। गए, अटेंडेंस लगाई, पूरा दिन बाहर। ये हमारा कॉलेज है। कॉलेज के बाहर यहाँ पे एक छोटा सा पार्क था। पार्क पे हम यहाँ बैठ जाया करते थे। हमारी ट्रेन हुआ करती थी 3 बजे, ट्रेन होती थी हमारी 1 बजे की ट्रेन होती थी, और कॉलेज 9 बजे है। तो हम 9 बजे आके 10 बजे तक फ्री होके 10 से 1 तक इस पार्क में बैठा करते थे, यार दोस्तों के साथ मस्ती किया करते थे, है ना। तो हुआ क्या, हम यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपको केस स्टडी बता रहा हूँ, आपको चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। हम यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ एक पार्क है, यहाँ हम बैठे हुए हैं। 2 डेस्क है, यहाँ मैं और मेरा दोस्त बैठा हुआ है, यहाँ 3 लड़कियां बैठी हुई हैं, ठीक है। पार्क के इस गेट से एंट्री होती है। एंट्री करने वाले व्यक्ति को मैं बताता हूँ। एंट्री करने वाले व्यक्ति के यहां तक इतने बड़े स्ट्रेट बाल, स्ट्रेट ऐसे, अजय देवगन वाली स्टाइल, स्ट्रेट, साइड में उस्तरा लगा हुआ है, आधी खोपड़ी में उस्तरा है, और ऊपर बहुत बड़े बड़े बाल हैं उसके, ठीक है। ऐसे बाल उसके 3 रंग के हैं। एक उसमें ब्लू था, एक उसमें ऑरेंज संतरी था, और एक येलो था। जो सीक्वेंस मुझे याद नहीं है। ऐसे मान के चलो, जो बीच सर के जो जुड़े हुए बाल है वहां पे येलो हो रखे हैं उसके, आगे से संतरी हो रखे हैं, आगे से उसके ब्लू हो रखे हैं। यहाँ ब्लू थे, संतरी, ऐसे समझ जाओ कौन सी कैटेगरी। उस टाइम पे ऊंची पैंट चला करती थी। तो पैंट उसकी इतनी ऊंची, जो हमारा एंकल होता है उससे गट्टे से भी इतनी ऊंची पैंट, लॉन्ग शर्ट, गर्दन थोड़ी ऐसे। अब वो ऐसे आ रहा है। अब इस टाइप का कोई बंदा अगर आएगा तो एकदम से सबका फोकस जाता है। भाई अगर कोई बहुत यूनिक कपड़े पहन के यूनिक ड्रेसिंग सेंस में आता है तो सबका फोकस जाता ही है। वो चोंच वाले शूज, चमड़े वाले। अब चोंच वाले चमड़े वाले शूज, और जैसे खेत में पानी करते हैं तो हम अपनी पैंट ऊपर कर लेते हैं, इतना गैप था उसके पैंट और शूज में। अब वो आ रहा है ऐसे। अब इन तीनों लड़कियों का फोकस उस लड़के पर, और हमारा भी फोकस उस लड़के पर। मैं भी उसे ऐसे देख रहा हूँ कि ये कौन है। ये 3 लड़कियां भी उसे ऐसे देख रही हैं, ये कौन है भाई, है ना। जैसे ही वो लड़कियों के सामने से गुजर रहा होता है तो लड़कियां और ज्यादा फोकस होके ऐसे, लड़कियों की आंखें खुली हुई हैं। पता है क्या बोलता है वो, चलता चलता बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस। मान के चलो ये लड़कियां बैठी हुई हैं इधर से, मैं मान के चला हूं उधर लड़कियां हैं। ऐसे मत देख पगली, प्यार हो जाएगा। और इतना बोल के वो यहां से निकल गया। हंसते हंसते वो पागल, मैं भी हंसते हंसते पागल। मतलब सोच के देखो क्या कंडीशन रही होगी। अगर मैं बोलूं मेरी लाइफ का वन ऑफ द फनीएस्ट इंसिडेंट है वो था। मतलब उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखो, इस ड्रेसिंग सेंस के साथ ऐसे हम उसे देख रहे हैं, और वो चलता हुआ लड़कियों के सामने रुक के और ऐसे देखता है उन्हें, बोलता ऐसे मत देख पगली, प्यार हो जाएगा। तो मैं फिर वो पूरा दिन मैं हंसा बहुत। फिर मैं पूरा दिन ये सोचता रहा कि यार इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा। तो जब मैंने लेस्ट शुड पढ़ा तब मुझे याद आया, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा, डोंट लुक एट मी लाइक दैट पगली, यू विल फॉल इन लव विद मी। कि मुझे ऐसे मत देख पगली, तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, है ना। और ये रियल है, सच्ची घटना है, कसम से, ठीक है। तो अब आपको क्या होगा, लेस्ट शुड याद रहेगा कि ऐसा ना हो। डोंट लुक एट मी लाइक दैट पगली, डोंट लुक एट मी लाइक दैट, इस तरह मेरी तरफ मत देखो पगली, यू विल फॉल इन लव विद मी, तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। वो गाना है, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा, है ना। डोंट लुक एट मी लाइक दैट, यू विल फॉल इन लव विद मी। ठीक है, चलो। अपने आप में निगेटिव है। बोथ नॉट नहीं होता है, कभी भी नीदर होता है। जब 2 लोग और एक भी नहीं, क्या आता है बताओ। जब 2 लोग हों और एक भी नहीं कर रहा है, एक भी नहीं कर रहा है, बोथ नॉट की जगह नीदर का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे मान लो बोथ के साथ कभी भी नॉट नहीं आता है, कभी नहीं आता है। अब कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। देयर वर 2 बॉयज इन द ग्राउंड, बोथ नॉट वॉन्ट्स टू प्ले। देयर वर 2 बॉयज, देयर के बाद वर्ब, उसके बाद वाली नाउन पर 2 बॉयज के अकॉर्डिंग वर्ब आई है, इन द ग्राउंड, बोथ नॉट वॉन्ट्स टू प्ले। दोनों में से कोई भी खेलना नहीं चाहता था।
मैंने बोला कभी भी बोथ नॉट नहीं आता है। जब दोनों में से एक भी नहीं के लिए मेरे पास कौन सा वर्ड है? नीदर। मैं लिखूंगा नीदर। भाई दो में से एक ईदर, दो में से एक भी नहीं नीदर, दो में ज्यादा में से एक वन ऑफ, और दो में से ज्यादा में से एक भी नहीं नन ऑफ। ठीक है, चलो। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल। मेहनत करो, वर्क हार्ड, मेहनत करो, लेस्ट यू शुड नॉट फेल, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड के बाद नॉट नहीं आएगा, यू शुड फेल भी बनाए। बात समझे? ठीक है, समझे मेरे भाई? अब मैंने आपको जो 2-3 मिनट ये कहानी सुनाई, तो इससे आपको कम से कम चीजें समझ आई या नहीं आई? बता, समझे? अगला क्वेश्चन है, होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ थामो, मेरा हाथ पकड़ो, लेस्ट यू शुड नॉट गेट लॉस्ट इन द क्राउड, कहीं ऐसा ना हो तुम भीड़ में खो जाओ। लेस्ट यू शुड नॉट, कहीं ऐसा ना हो गेट लॉस्ट, गुम हो जाओ, इन द क्राउड, भीड़ में। अब क्या होगा? आपको पता है लेस्ट शुड के साथ नॉट नहीं आता है। अगर सेंटेंस में लेस्ट शुड है, इसमें ऑलरेडी नॉट छपा होता है, इसके साथ नॉट नहीं आता है। अंडरस्टूड? बात तो समझे मेरे भाई? और ले लो एग्जांपल, both of the two brothers is not ready to go, both of the two brothers, both सब्जेक्ट है ऑफ प्रेपो, द टू ब्रदर्स उसका ऑब्जेक्ट है, इज नहीं आएगा, यहां आना चाहिए था आर। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। बहुत सब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, द टू ब्रदर्स उसका ऑब्जेक्ट है, बहुत के अकॉर्डिंग आर आएगा। नॉट, बोथ और नॉट एक साथ नहीं आ सकते, बोथ नॉट एक साथ नहीं आ सकते। तो अब देखो दो भाई हैं, दोनों में से कोई भी भाई चलने को तैयार नहीं है, दोनों में से ना तो ये ना ये। और मैंने क्या बोला, जब दोनों में से एक भी रेडी ना हो तो मैं क्या यूज करता हूं? नीदर का इस्तेमाल करता हूं, नीदर का इस्तेमाल करता हूं। आप बोलोगे सर जी बोथ नॉट की जगह नॉट भी कटेगा और बोथ की जगह नीदर आएगा। अब नीदर सब्जेक्ट ऑफ प्रेपो, द टू ब्रदर्स, और नीदर के साथ इज आता है, इज रेडी टू गो, सही आंसर हो जाए। ठीक है, बात समझे? बोथ और नॉट की जगह नीदर का इस्तेमाल करेंगे। अब नीदर आते ही सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, तो इसलिए इज हो जाएगा। देखो बोथ के साथ आर था, नीदर के साथ तो इज होगा ना। नीदर मतलब जीरो, एक भी नहीं, सब्जेक्ट नीदर है, उसके अकॉर्डिंग इज आएगा। बोथ ऑफ दीज टू पेन्स डू नॉट वर्क्स प्रॉपरली। बताओ, आप बोलोगे सर जी सबसे पहले बोथ और नॉट अगर एक साथ आए दोनों कटेंगे, और बोथ नॉट की जगह मैं नीदर का इस्तेमाल करूंगा। नीदर ऑफ दीज टू पेन्स, अब डू हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आएगी। देखो पता है होता क्या है, ऐसा होता है, ये मेरी 3 हेल्पिंग वर्ब है, डू, डज और डिड। ये अगर ये तब आती है जब सेंटेंस में नॉट हो या सेंटेंस हो इंटेरोगेटिव। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी नहीं है, नॉट भी नहीं है, फिर ये नहीं आती। डू डज की जगह तो हम इस्तेमाल करते हैं V1 का, और डिड की जगह इस्तेमाल करते हैं V2 का। तो जैसे ही नॉट हटाया डू भी हटेगा, तो नीदर सब्जेक्ट है, वर्क्स V5 है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ओके, चलो, उम्मीद है ये रूल भी आप समझो। तो मैंने आज आपको पढ़ाया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो मेरी निगेटिव एडवर्ब है उनमें से वो इन्वर्जन भी ले सकती हैं और मेन वर्ब से पहले भी आ सकती हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बाकी आएगी मेन वर्ब से पहले ही। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि कुछ मेरे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो निगेटिव होते हैं, उनके साथ हम नॉट या नेवर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसी कड़ी में मैंने आपको बताया है शुड, लेस्ट शुड, जो लेस्ट शुड के साथ नॉट नहीं आता है, बोथ नॉट कभी भी नहीं आता है, नीदर आता है। ठीक है, चलो अब हम एक और चीज देखते हैं।
मैं जो सेम चीजें हैं वो एक साथ जोड़ के पढ़ाना चाहता हूं। ठीक है, सेम चीजें एक साथ जोड़ के पढ़ाना चाहता हूं। तो जैसे मैं अब आपको पढ़ाना चाहता हूं टू और वेरी। टू और वेरी में अंतर मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, संकेत जी थैंक यू मेरे भाई। टू और वेरी में अंतर। टू मतलब होता है, वेरी मतलब होता है बहुत, और टू मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूं, वेरी गुड बोल सकता हूं? क्या मैं बहुत बुरा बोल सकता हूं, वेरी बैड बोल सकता हूं? मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ भाई, बहुत अच्छा है वो, ही इज वेरी गुड। मैं बहुत बुरा भी बोल सकता हूँ, वो बहुत बुरा पर्सन है, ही इज वेरी बैड, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो बहुत के साथ तो मैं कैसा भी एडवर्ब लगा सकता हूँ। मतलब वेरी के साथ कैसा भी एडजेक्टिव लगा सकता हूँ, चाहे गुड हो चाहे बैड हो। ठीक है, लेकिन जो टू होता है ये बोलता है मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा। अंशिका गुड़िया, आप अपनी थोड़ी सेटिंग ठीक करो, क्योंकि आपके अलावा किसी का मैसेज नहीं है वॉइस के लिए, किसी का मैसेज नहीं है। ठीक है, चलो। जो टू होता है वो बोलता है जरूरत से ज्यादा। ठीक है, अब होता क्या है, मैंने बोला सी इज टू ब्यूटीफुल और दिस बॉय इज टू वीक। मैंने बोला यह है लड़का, दिस बोला सिंगुलर नाउन चाहिए, बॉय सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन को सिंगुलर वर्ब चाहिए। टू के बाद वीक पॉजिटिव डिग्री आती है हमेशा एडजेक्टिव की। टू और वेरी के बाद हमेशा एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आती है। ये वाला सेंटेंस तो सही है। और सी सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, टू के बाद ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है, फिर भी ये वाला सेंटेंस गलत है। अब ऐसा क्यों? ऊपर वाला तो गलत कर दिया, नीचे वाला सही कर दिया, दोनों में ही पॉजिटिव डिग्री है, बताओ। ठीक है, अब देखो है क्या। बुलबुल अहमद, अपनी यहाँ पर्सनल चीजें मत है, वो आप एक्सप्लेन करो गुड़िया। सी इज टू ब्यूटीफुल और दिस बॉय इज टू वीक। अब है क्या, मैंने बोला दिस बॉय इज टू वीक, या अब देखो इसको बस ऐसे याद करो, इतना जितना नहीं होना चाहिए। टू का मतलब है उतना जितना नहीं होना, होना चाहिए। बस हिंदी में देख लो, उतना जितना नहीं होना चाहिए, ये इसका मीनिंग है। दिस बॉय इज टू वीक, यह लड़का इतना कमजोर है जितना नहीं होना। दिस बॉय इज टू वीक, वह बिल्कुल मरियल सा है, हड्डी है, डेढ़ हड्डी, इतना कमजोर भी नहीं होना। ये इसका हिंदी मीनिंग बिल्कुल ठीक है। शी इज टू ब्यूटीफुल, वह इतनी सुंदर नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई, आज तक आपने ऐसा सुना है कि वह इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर तो नहीं होनी चाहिए? थोड़ा सा काला पेंट ले आओ, पहली बात तो उसे मुंह धुलवा के देख लो, इतनी सुंदर है ही नहीं वो, नहीं है इतनी सुंदर, गलत बात है। मुझे पता है समाज में एक चीज से बहुत दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है। हम इस फेज में तो आ गए हैं कि चलो ठीक है, लड़के लड़की को साथ रहना है, तो लड़के लड़की की शादी होनी है तो उन्हें बैठ के बात कराई जाए। लेकिन लड़कों के लिए लड़की की सुंदरता, उसका लुक बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब ये मीठी मीठी बातें, अच्छी बातें, हॉर्टिकल बात करने के लिए लड़के बोल देंगे नहीं, मैं दिल देखता हूं। रंग रूप नहीं देखना हमें, तो दिल देखनी है, बातें देखनी है, बातों से पता करना है कैसी। लड़कों के लिए करता है मैटर तो मान लो, लड़कों लड़कियों के लिए लड़कों का रंग रूप थोड़ा कम मैटर करता है, लड़कों के लिए जरूर लड़की का करता है। तो मेरी ये इच्छा है, अब जो अगर तुम सच में ही हिम्मत रखते हो, तो अगर तुम कभी कोई लड़की देखने जाओ तो तुम्हारे अंदर ये, तुम्हें अपने साथ फेस वॉश साथ रख के ले जाना है, साथ रख के फेस वॉश ले जाना है, क्लीन एंड क्लियर का, ऑयल फ्री वाला जो होता है।
और साथ रख के सामने बोलना है कि भाई सारी चीजें ठीक है, लेकिन मैं एक बार इसका अपने सामने इस फेस वॉश से मुंह धुलवा के देखना चाहता हूँ। भाई जब हम रियलिटी चेक करते हैं कि भाई लड़के के पास लड़का कितना पढ़ा लिखा है, लड़के की जॉब है या नहीं है, लड़की के बारे में पता करते हैं, तो असली रूप क्यों नहीं सामने? असली रूप सामने चेक करना चाहिए। तो बॉयज, अगर तुम किसी लड़की को देखने जा रहे हो तो इतनी हिम्मत अगर हो तो ही जाना, वरना मत जाना। फेस वॉश साथ लेके जाना और बोलना भाई सारी चीजें, अगर तुम्हें लड़की पसंद आए तो अंत में ये बोलना ये फेस वॉश है, इससे एक बार इसका मुंह जरूर धुलवा दो, क्योंकि रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। तो सी इज टू ब्यूटीफुल, वह इतनी सुंदर है जितनी नहीं होना चाहिए। आपने वो गाना सुना होगा कि मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। अब मेरे जैसा कोई हो तो बोले डूब के मर जा, फिर इतनी सुंदर है तो सी इज टू ब्यूटीफुल, टू का मतलब है उतना जितना नहीं होना चाहिए। तो यहां टू नहीं आएगा, यहां वेरी आएगा। ऐसा इसलिए हुआ, अब मैंने इतनी सारी बातें आपको इसलिए बताई जिससे आपको समझ आए कि अच्छा ऐसा है। पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ, पॉजिटिव का मतलब है कि ऐसा एडजेक्टिव जो कोई अच्छाई बता रहा हो, जो अच्छा ही बता रहा हो। हाँ, अब भाई तो बोलो ना कि भाई क्या दिक्कत है, मैं आप मेरा मुंह धुलवा लो, चेक करा लो मेरा मुंह, क्या दिक्कत है मुझे ये बताओ। दिक्कत क्या है भाई? आप ऐसा तो है नहीं भाई, रियलिटी चेक करने से क्या दिक्कत है? कल को मेकअप उतरने के बाद वो आपके साथ रहे, फिर आपको पसंद ना, उससे बढ़िया है पहले सामने आमने सामने सारी चीजें क्लियर हो। ठीक है। ओके। ओके। तो वेरी ब्यूटीफुल मतलब, मेरा कहने का मतलब है जो वेरी है वो तो कैसे भी एडजेक्टिव के साथ आ सकता है, टू आएगा सिर्फ खराब एडजेक्टिव के साथ, अगर हम किसी की बुराई बता रहे हैं। मैंने बोला लक्षु इज टू मैच्योर, लक्षु को ज्यादा ही मैच्योर है भाई, इतना मैच्योर नहीं होना चाहिए। उसको थोड़ा सा अफीम वफीम खिलाओ, उसके अंदर थोड़ा सा दिमागी कीड़ा डालो, उसको थोड़ा पागल बनाओ, थोड़ा पागल वागल बनाओ तो टू मैच्योर। मैच्योर एक अच्छी क्वालिटी बताता है, अच्छी क्वालिटी के साथ टू नहीं आता, वेरी आता है। यू आर टू गुड, तुम ज्यादा ही अच्छे हो, थोड़ा पागल बन जाओ, थोड़ा पागल बन जाओ। हाँ जी। ये क्यों है ऐसा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब एक उस एंगल से देखो, जिस इंसान के साथ आपको पूरी लाइफ रहना है, तो क्या आप उसको रियल ब्यूटी देखने का हक नहीं है? फोन से पता चलता है, कैमरे फोन से वीडियो एडिटिंग होके ऐसा हो जाएगा कि आप जो बिपाशा बसु है वो कटरीना कैफ बन जाएगी। तो फोन के फोटोज पे बिलीव नहीं करना है, और मेकअप तो इतना चल ही रहा है भाई। ठीक है, हाँ जी। तो इसमें बुराई क्या है? क्या बुराई है इसमें, मुझे बताओ क्या बुराई है इसमें? यू आर टू गुड, भाई तुम उतने अच्छे हो जितना अच्छा नहीं होना चाहिए, नहीं बोलना चाह रहे तुम बहुत अच्छे हो तो वेरी गुड आएगा। आई एम टू इंटेलिजेंट, मैं बहुत ज्यादा समझदार हूँ, थोड़ा मेरे अंदर पागलपन लाओ, नहीं। इंटेलिजेंट एक अच्छी क्वालिटी बताता है, अच्छी क्वालिटी के साथ मैं टू का इस्तेमाल नहीं करता, मैं वेरी का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने, जो टू आता है बैड क्वालिटीज के साथ आता है, वेरी दोनों के साथ आ सकता है, वेरी दोनों के साथ आ सकता है। नहीं जी। सिमरन जी, हम भाई ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये चीज मैं अपने ऊपर भी लागू करता हूँगा? बताओ, बताओ। ठीक है। डल मतलब होता है बहुत निरस हो, तुम बहुत मंद बुद्धि हो, तो इसके साथ देखो वेरी तो सबके साथ लग ही लग सकता है, इसके साथ टू भी लग सकता है, और वेरी तो सबके साथ लग ही सकता है, टू लग जाएगा इसके साथ। यू आर टू डल, तुम बहुत ज्यादा मंद बुद्धि हो। एक्टिव, तुम बहुत एक्टिव हो, तो वेरी एक्टिव तो आ जाएगा, टू नहीं आएगा, टू एक्टिव नहीं हो सकता, तुम कुछ ज्यादा एक्टिव हो, इतने कम मत रहो। हेल्दी के साथ सिर्फ वेरी आएगा, केयरलेस के साथ टू और वेरी दोनों आ जाएगा। 1.5 घंटे चलती है, साढ़े साढ़े 9 तक।
बताओ, बात समझ रहे हो? कि जो जो मेरे ऐसे एडजेक्टिव हैं जो किसी की बुराई कर रहे हैं, मतलब किसी की बैड क्वालिटी बता रहे हैं, उनके साथ सिर्फ टू आएगा, मतलब वेरी टू दोनों आ जाएंगे। वीक के साथ तो टू, तुम ज्यादा ही कमजोर हो, इतने कमजोर नहीं होना चाहिए, और तुम बहुत कमजोर हो, दोनों बातें बोल सकता हूं। यहाँ तुम ज्यादा ही सुंदर हो ये नहीं बोल सकता, यहाँ टू गलत है, यहाँ सिर्फ वेरी आएगा। तुम बहुत सुंदर हो ये बोला जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है, अंडरस्टूड, ये बात आपको समझ में आई होगी। जैसे हैंडसम है, भाई तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो तो आप वेरी हैंडसम बोल सकते हो, टू हैंडसम नहीं बोल सकते, तुम तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम हो। डिफिकल्ट के साथ टू लगा सकते हो, वेरी भी लगा सकते हो, गुड के साथ सिर्फ वेरी आएगा। बात समझ रहे हो? अगर आप किसी की अच्छाई बता रहे हो तो, हाँ जी, जी, अगर आप किसी की अच्छाई बता रहे हो तो सिर्फ आप वेरी का इस्तेमाल करोगे, और किसी की बुराई बता रहे हो तो टू वेरी दोनों। अब क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन। Subbo is too beautiful to be rejected in a beauty competition. सब्बो इतनी सुंदर है कि वो किसी ब्यूटी कंपटीशन में रिजेक्ट नहीं हो सकती। दिस गुड न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। बताओ दोनों सेंटेंस में कहां पे गलती है? दोनों सेंटेंस में कहां पे गलती है ये आप मुझे बताएंगे। इंग्लिश के लिए टेंशन मत लो, इंग्लिश यहाँ से जितना करा रहा हूँ उतना अगर आपने कर लिया, मैं खुद प्रैक्टिस कराऊंगा, जितना करा रहा हूँ उतना कर लिया, सीजीएल लेवल तक बिल्कुल प्रैक्टिस, टेंशन नहीं लेनी, इंग्लिश हो जाएगी। देखो सबके आंसर है वेरी 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 वेरी। टू ब्यूटीफुल ठीक है, टू गुड सही है, सेंटेंस ये भी सही था, सेंटेंस ये भी सही था। अगर मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कराता तो आप समझ नहीं पाते, दोनों सेंटेंस सही है। दुनिया का अगर सबसे बड़ा पलटू राम कोई होगा तो आप मुझे बोलोगे कि सर अभी आपने बताया कि अच्छे एडजेक्टिव के साथ टू नहीं आता है, फिर यहां क्यों दोनों में टू आएगा? दोनों में टू आएगा, दोनों ठीक है। सब बॉय इज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड इन अ ब्यूटी कंपटीशन, बिल्कुल ठीक है। दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, ये भी ठीक है। नहीं आएगा वेरी, वेरी दोनों में गलत है, यहां वेरी लगाओगे दोनों में गलत है, दोनों में टू आएगा। बताओ, फिर बोलोगे सर दुनिया के सबसे बड़े पलटू राम हो आप, सच में। अभी आपने फिर ये रूल पढ़ाया क्यों था? क्योंकि मैंने आपको आधा रूल पढ़ाया था। ठीक है, कैसे? मेरे भाई अगर आगे पेयर दे दिया टू का, अगर आगे पेयर दे दिया टू का, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया राधा जी के साथ जोड़ा किसका है? राधा जी के साथ श्याम का जोड़ा है। सीता माँ के साथ किसका जोड़ा है? सीता मैया के साथ राम का जोड़ा है। ऐसे ही जो टू का जोड़ा है उसके साथ टी डबल ओ आता है, वेरी के साथ टू का जोड़ा नहीं होता है। वेरी के साथ टू का जोड़ा नहीं होता है, ये रूल होता है हमारा। ठीक है, अब इसके साथ दो चीजें आ सकती हैं, या तो V1 आ सकता है या फिर B+V3 आ सकता है। एक्टिव वॉइस में 2+V1, पैसिव वॉइस में 2B V3। यही रूल मैंने आपको बताया है। या तो 2+2+V1 आता है, या 2+2+B+V3 आ सकता है। ये स्ट्रक्चर सबके साथ आ जाता है, कैसा भी एडजेक्टिव हो। कैसे? अब इनका मैं हिंदी मीनिंग बताता हूं। जैसे ये है, इसका पता है मीनिंग क्या है? इसका कंप्लीट मीनिंग है द न्यूज इज सो गुड दैट इट कांट बी ट्रू। ये ऐसे मान के चलो, आज आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप उनसे शादी ब्याह करना चाहते हो, उसको वो बोलती है अब्बू नहीं मान रहे हैं, अब्बू नहीं मानेंगे, अब्बू नहीं मान रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने मेहनत करी, आपने निकाल दिया, आज यूपीएससी तो छोड़ो, आप बन गए इंस्पेक्टर।
इंस्पेक्टर। अब उनके अब्बू नहीं, उनके अब्बू के भी अब्बू और उनकी अम्मी के भी अब्बू, अब दोनों मान गए। अब उसका फोन आता है, विपिन अब्बू मान गए। अब्बू के अब्बू भी मान गए, अम्मी के अब्बू भी मान गए। गाड़ी फॉर्च्यूनर की बात चल रही है कि गाड़ी फॉर्च्यूनर लोगे या कैश लोगे। जो ग्रेटर नोएडा में जो प्लॉट है वो 90 मीटर का लोगे, 120 मीटर का, कौन से सेक्टर में लोगे? सब मान गए। आप बोलो ये नहीं हो सकता। ये न्यूज इतनी अच्छी है, दिस न्यूज इज टू गुड, यह न्यूज इतनी अच्छी है टू बी ट्रू, सही नहीं हो सकती, सही नहीं हो सकती। आपको लगा एकदम से सारी चीजें हुई, सपने से आप बाहर आ गए, तो सपना था, है ना। फिर आप मना कर दिए, नहीं जब मेरा बुरा दौर था तुमने मुझे नहीं समझा, मैं नहीं समझूंगा। तो फिर उनके अब्बू के अब्बू आके बोले कि हम जा रहे हैं सीधा थाने, ऐसे ही मान जाओगे, दो चार धारा लगवानी पड़ेंगी, बताओ, दो चार धाराएं साथ लगवानी पड़ेंगी, ऐसे ही मान जाओगे। अब वो इस कंडीशन पर भी आ गए हैं। इसलिए मेरे भाई मैं बताऊं, बॉयज के लिए एक ही रास्ता है सफलता। बॉयज के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है सफलता, उनकी सारी बातें मान जाएंगी। अब्बू छोड़ो, अब्बू के अब्बू मान जाएंगे, बस तुम सफलता ले लो। अब मान के चलो आपने यूपीएससी क्लियर कर दी, कौन नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी का रिश्ता आपसे जुड़े? कौन चाहेगा उसकी दुश्मनी आपसे हो? कोई नहीं चाहेगा। तो मैं बॉयज तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे लिए, हम मिडिल क्लास बॉयज हैं, हमारे लिए कोई बिजनेस या शॉर्टकट नहीं आने वाला। हमारे लिए एकमात्र उम्मीद होती है सरकारी नौकरी, बस एकमात्र उम्मीद, अपने जो घर है उसके दुख को हरने की एकमात्र उम्मीद होती है। ठीक है। इसका मीनिंग होता है इतना जितना नहीं, इसलिए आ जाता है। इसका मीनिंग है सब्बो इज टू ब्यूटीफुल, सब्बो इतनी सुंदर है कि टू बी रिजेक्टेड, रिजेक्ट नहीं हो सकती इन अ ब्यूटी कंपटीशन, एक ब्यूटी कंपटीशन में। ठीक है, बात समझे? तो बात ऐसे है मेरे भाई, ही इज टू क्लेवर टू बी चीटेड, वह इतना चालाक है, ही इज टू क्लेवर, वह इतना चालाक है टू बी चीटेड, चीट नहीं हो सकता, उसे चीट नहीं किया जा सकता। बात समझे? अब समझ रहे हो कि टू और टू का पेयर में एडजेक्टिव देखना ही नहीं है कैसा है, बस पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो अच्छा एडजेक्टिव हो चाहे वो बुरा एडजेक्टिव हो। सब्बो इज टू क्लेवर टू बी ट्रस्टेड, सब्बो इतनी ज्यादा चालाक है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, भरोसा नहीं किया जा सकता। सब्बो सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, टू के बाद क्लेवर टू बी ट्रस्टेड, भरोसा नहीं किया जा सकता। तो टू और टू के साथ कैसा भी एडजेक्टिव चल जाएगा। अब यहां पे आ जाता है तुम लोगों के लिए टेस्ट योरसेल्फ। अब बताओ इनमें कहां पे गलती है। दिस ओल्ड नाइफ इज वेरी डल टू कट द वेजिटेबल्स प्रॉपरली, यह जो ओल्ड नाइफ है बहुत पुराना हो गया है जो वेजिटेबल्स को प्रॉपरली कट करने के लिए। बताओ। वीडियो बंद हो गई? नहीं, ऐसे कैसे बंद हो जाएगी? नहीं। चलो, आप बोलोगे सर जी जो टू का पेयर है ना, टू के साथ टू आता है, वेरी नहीं आएगा, टू टू का पेयर होता है, टू डल टू कट। यह ओल्ड नाइफ इतना कुंद हो चुका है, इसकी धार इतनी मोटी हो चुकी है, सब्जियों को सही से नहीं काटता है। द फाइनल एग्जाम वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, फॉर द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टू फिनिश ऑन टाइम। जो फाइनल एग्जाम थे वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा टफ थे समय पर कंप्लीट करने के लिए। आप बोलोगे वेरी डिफिकल्ट नहीं, टू डिफिकल्ट, टू डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ द एग्जाम टू फिनिश। अगर आगे टू प्लस बी वन है ना, टू प्लस बी वन है तो टू का पेयर आएगा। टू डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू फिनिश, टू डिफिकल्ट टू फिनिश, इतने मुश्किल की समय पर फिनिश नहीं हो सकते, ये इसका मीनिंग है। सी रिसीव्ड अ प्राइज बिकॉज सी हर परफॉर्मेंस वॉज टू गुड टूडे, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी, इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी नहीं हो सकती है। इस वाले सेंटेंस में आप मुझे बताओ। आप बोलोगे सी सब्जेक्ट रिसीव्ड V2 है,
आ प्राइज, उसने एक प्राइज जीता। बिकॉज, क्योंकि सी हर परफॉर्मेंस वॉज, टू के बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव आया है और आगे टू का पेयर नहीं आया है। मैंने बोला टू के बाद कैसा भी एडजेक्टिव आ जाएगा अगर आगे टू का पेयर है, आगे टू का पेयर नहीं है, नहीं है, तो यहां टू नहीं आएगा, यहां वेरी आएगा। अब तो मेरी बात समझे मैं क्या समझाना चाह रहा था। अब देखो इसका मीनिंग देखो क्या बना। उसको प्राइज मिला क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी जितनी नहीं होनी चाहिए, इतनी अच्छी थी जितनी नहीं होनी चाहिए। अब इतनी अच्छी थी जितनी नहीं होनी चाहिए तो अवार्ड क्यों दिया मेरे भाई? यहां है उसकी, जो उसको प्राइज मिला क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, वेरी गुड थी। ओके, चलो ये रूल भी हमने पढ़ लिया। और हम देख लेते हैं, और हम देख लेते हैं और कौन सा रूल आपको आज मैं पढ़ाऊं। 3 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को मुझे करके दिखा दो क्योंकि मैंने आपको एडवर्ब बहुत पढ़ाया। देखते हैं आप लोग कर पाते हो नहीं कर पाते हो। ये 2 क्वेश्चन ये हैं और एक और है, फिर हमारी आपकी आज की राम राम। Although he is usually rude with everyone, he behaved nice with all of us today। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। He walked quick so that he would not be late। बताओ, आप बोलोगे जी ऑल दो कंजंक्शन है, ही सब्जेक्ट है, इज यूजुअली रूड। यूजुअली रूड बिल्कुल ठीक है विद एवरीवन, हालांकि वह सामान्यतः हर के साथ रूड बिहेव करती है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट करता है, बिहेव्ड वी टू। नाइस, नाइस तो एडजेक्टिव है। बिहेव नाइस होगा, बिहेव नाइसली होगा। ही इज रूड, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद तो एडजेक्टिव आता है, ही इज रूड होगा, ही इज रूडली नहीं होगा। ही इज रूड बिल्कुल ठीक है। लेकिन बिहेव नाइस या बिहेव नाइसली? बिहेव नाइसली, बिहेव वर्ब है और वर्ब को चाहिए एडवर्ब, नाइसली आएगा। इज एम आर वॉज वर्ब के बाद तो एडजेक्टिव भी आता है, रूड बिल्कुल ठीक है, यूजुअली एडवर्ब है, यूजुअली रूड बिल्कुल ठीक है। ही सब्जेक्ट है, वॉकड वी टू है, क्विक एडजेक्टिव है। वॉक क्विक होगा, वॉक क्विकली होगा? आप मुझे बताओ, वॉक क्विक होगा या क्विकली होगा? आप बोलोगे जी वॉक क्विकली जाएगा, क्योंकि आपको पता है वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है, वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है। और लास्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ देम वर्क वेरी केयरफुल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल दे फिनिश। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ऑल सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपो है, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस, ऑल ऑफ के बाद प्लूरल आना चाहिए, प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस बिल्कुल ठीक है। वर्क V1 है, वर्क केयरफुल होगा, वर्क केयरफुली होगा? बताओ, वर्क वर्ब है, वर्ब को चाहिए एडवर्ब, केयरफुली होगा, केयरफुली आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो अभी हमारी कल एडवर्ब की एक और क्लास लगेगी, कल हमारा एडवर्ब कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एडवर्ब आपका नहीं बचा है। और ये सारे रूल्स मैंने अपनी बुक में आपको दिए हुए हैं। अब आपसे मुलाकात कर लोगी, आपका कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। एक भाई जब से पूछ रहा था सर मैं रीजनिंग मैथ इंग्लिश लेके चल रहा हूँ, मैं अब जीएस कब से शुरू करूँ? अब वो सही समय है ऐसे क्वेश्चन का रिप्लाई करने का। अगर आपके पास टाइम है तो आप जीएस की 2 क्लासेस देखना आप शुरू कर दीजिए, अगर टाइम है। नहीं है तो फिर अभी रीजनिंग को या इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट होने दीजिए, ये बात है। मैं बात कर रहा हूँ टाइम की, वो आपके अकॉर्डिंग आप कितना टाइम पढ़ाई को दे रहे हो। ठीक है, चलो मिलते हैं मेरे भाई आपसे कल नए सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।